यूपी पुलिस से एक के बाद एक कई बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं। बात करेंगे किस तरीके से जब 16 साल की लड़की क्लास 10th में पढ़ाई करने वाली लड़की के साथ गैंग रेप हो रहा था गाड़ी के अंदर, तब यूपी पुलिस अपनी आंखों से देख रही थी कि वो गाड़ी उनके सामने से गुजर रही है, लेकिन किसी भी यूपी पुलिस वालों की हिम्मत नहीं होती है उस गाड़ी को रोककर चेक कर लेने के लिए कि इस गाड़ी के अंदर असल में क्या हो रहा था। आपने अक्सर देखा होगा, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे यूपी पुलिस हो, और खास तौर पर दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद में जब भी ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी को रोकते हैं और कहते हैं कि आपकी गाड़ी में तो काले शीशे लगे हैं, इसे निकालकर फेंक दीजिए, और अक्सर मोटा चालान कर दिया जाता है। लेकिन रात के अंधेरे में यूपी पुलिस अपनी आंखों में काले चश्मे लगा लेती है और कहती है कि आपकी गाड़ी में काली पन्नी लगी है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक लड़की के साथ एक गाड़ी के अंदर बार बार रेप हो रहा था। पुलिस थानों के सामने से, जो पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस है उनके सामने से, लेकिन कोई भी उस गाड़ी को रोककर नहीं पूछना चाह रहा था कि उस गाड़ी में असल में क्या हो रहा है। मानते हैं कि बंद गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में पुलिस वालों को भनक नहीं लग सकती है, लेकिन रात के अंधेरे में सन शेड लगाकर चलना ये अपने आप में थोड़ा सा अजीब तो किसी भी इंसान को लगेगा। और वैसे में जो यूपी पुलिस के और खास तौर पर गाजियाबाद की जो पुलिस है, जो उनकी तमाम टीमें तमाम पुलिस थानों के सामने से किसी बेखौफ अंदाज में ये जो गाड़ी निकल रही थी, जिस गाड़ी में एक बच्ची का रेप हो रहा था, यूपी पुलिस के कानों पर जू नहीं रेंगती है, ना ही वो नजर घुमा लेते हैं। जो लड़की ने बयानात दिया है कि अगर कोई भी गार्ड या कोई भी पुलिस वाला जो उसकी आंखों के सामने था, वो उन्हें पुकार रही थी, अंकल बचा लीजिए, अंकल बचा लीजिए, लेकिन दरिंदे उसके मुंह को दबाकर उस कार के अंदर ठूस देते थे और फिर उसके साथ गंदी हरकत करते थे। वो अपनी आंखों से देख रही थी कि सामने पुलिस वाले हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई पुलिस वालों की कि उस गाड़ी को रोकें, टोकें और समझने की कोशिश करें कि इस गाड़ी के अंदर में असल में क्या हो रहा है। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि किस तरीके से एक गाड़ी 7 घंटे तक एक लड़की को किडनैप कर गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में घूमती रहती है, एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और उसके बावजूद भी सर्विस लेन में एक बकायदा जो पेट्रोलिंग करने बाइक पर जो पुलिस वाले गश्त लगाते हैं वो भी घूम रहे थे, लेकिन उन्होंने भी जरा भी हिम्मत नहीं बानी कि अरे ये गाड़ी है, इस गाड़ी में छनछेद क्यों लगाया हुआ रात के अंधेरे में, क्या मजबूरी थी। दिन में तो चालान हो जाता है, रात में गाजियाबाद की पुलिस सब कुछ भूल जाती है, सब कुछ माफ कर देती है, और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से एक क्लास 10वीं की स्टूडेंट के साथ गैंगरेप हो जाता है और किसी को भनक नहीं लगती है। वो बेचारी जब सुबह की पहली किरण निकलती है तब वो बीच सड़क पर यूं ही पड़ी रहती है, और सोचिए उस बेटी का दर्द क्या होगा जब उसकी मां थाने में जाती है और थाने वाले आनाकानी करते हैं। 4 दिन हो जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और उस लड़की अपनी स्कूल में जाने से डरती है, लोगों को देख देख कर उसके अंदर खौफ पैदा होता है। तब उसकी मां कहती है कि अगर आपने मेरी एफआईआर नहीं की तो मैं कमिश्नरेट के पास जाऊंगी, कमिश्नर साहब को जाके बताऊंगी कि आप मेरी कंप्लेन दर्ज नहीं कर रहे हैं। कमिश्नर का नाम सुनते ही जो लोकल थाने थे उन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया, लेकिन कितने दिन बाद दर्ज किया? 4 दिन लग गए। ना लड़की का समय पर मेडिकल हो पाया। अगर पहले दिन जिस दिन यह वारदात हुई अगर उस लड़की का मेडिकल तभी हो जाता, टाल मटोल नहीं किया जाता गाजियाबाद की पुलिस के द्वारा, तो यह केस बहुत पहले सुलझ सकता था। बात करेंगे कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गाजियाबाद हैं, उन्होंने सफाई तो पेश की है, और सफाई पेश कर उन्होंने कहा है कि हमने 2 आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन बात करेंगे कि उन दोनों आरोपियों को पकड़ने में, लीपापोती करने में क्या क्या वो गलतियां कर चुके थे, जो ये चीज को बहुत पहले ही रोका जा सकता था। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। एक 16 साल की लड़की जो 10th की स्टूडेंट है, वो रात को करीब 8 बजे के आसपास
थाने के पास से ही किडनैप हो जाती है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इस पूरी वारदात में एक बच्ची जो है वो एक पुलिस स्टेशन के कुछ ही दूरी पर किडनैप हो जाती है और पुलिस वालों को भनक भी नहीं लगती, उन्हें पता भी नहीं चलता। जिस तरह से शुरुआत में दीपक ने कहा कि जो ब्लैक फिल्म थी वो लगी हुई थी कार के शीशों में, किसी ने पूछताछ नहीं की, पुलिस ने चीखें नहीं सुनी। अरे वो सब तो बहुत दूर की बात है। आप सोचिए, उनके थाने के कुछ ही मीटर दूर से एक लड़की किडनैप हो रही है और पुलिस को इस बात की भनक नहीं लग रही। उस बच्ची ने जिस तरह से अपनी माँ के सामने पुलिस को जो बयान दिया है वो आपको हूबहू समझना होगा और उस वारदात को जानना होगा। किस तरह से उस रात को उस बच्ची के साथ एक गाड़ी के अंदर रेप किया जाता है, उसके बाद उसे बकायदा एक फार्म हाउस लेकर जाया जाता है, वहाँ भी उस बच्ची को टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद सुबह सुबह जब सुबह की किरण उगने वाली होती है उससे पहले उसको एक हाईवे के पास सड़क किनारे फेंक कर ये आरोपी भाग जाते हैं। दरअसल ये जो बच्ची है ये 10वीं की स्टूडेंट है और 27 जुलाई को करीब रात को 8 बजे के आसपास वो मसूरी थाना जो गाजियाबाद में पड़ता है उसके पास खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे अपने घर लौटना था और वो वाहन का इंतजार कर रही थी, कोई अगर रिक्शा या ऑटो उसे मिले तो वो अपने घर जाए। लेकिन इंतजार करते करते वक्त लंबा बीतता है और तभी एक गाड़ी सामने से आती है और गाड़ी सामने से आके उस लड़की के सामने रुकती है। अब लड़की थोड़ा आगे पीछे बढ़ने की कोशिश करती है, उसे समझ नहीं आता कि गाड़ी मेरे आगे क्यों रुकी है, कि तभी वो देखती है गाड़ी का दरवाजा खुला और एक आदमी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अचानक से अंदर खींचने की कोशिश की। अब देखिए, जो बच्ची ने, जो 16 साल की बच्ची है, उसने जो बयान दिया है उसके आधार पर वो बता रही है कि मैं मसूरी थाने के पास ही मौजूद थी, उससे कुछ दूरी पर ही मौजूद थी। अब जैसे उस आदमी ने कार से दरवाज़ा खोलकर उसे हाथ पकड़ के अंदर खींचने की कोशिश की, वो बच्ची चिल्लाई, उसके हाथ में जो सामान था वो बिखर गया, वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी। लेकिन कैसे तैसे करके वो जो आदमी अंदर बैठा था उसने उस लड़की को अंदर दरवाज़ा खोलकर पूरी तरह से गाड़ी के अंदर रख लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब इतने में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उस वक्त क्या कोई भी सिपाही, कोई भी कर्मचारी पुलिस स्टेशन का क्या पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद नहीं था जिसने आसपास ये सारी चीज़ें होते देखी? खैर, अब जो आरोपी थे, जिस तरह से वो लड़की को खींचते हैं वो सीधे तौर पर अपनी गाड़ी को भगाना शुरू कर देते, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका मकसद क्या है। और गाजियाबाद की सड़कों पर वो गाड़ी जो है लगातार 7 घंटे घूमती रहती है। गाड़ी के अंदर उस लड़की के साथ गैंगरेप होता है, एक फार्म हाउस में उस लड़की के साथ गैंगरेप होता है और किसी को पता नहीं चलता कैसे। तो दरअसल जो लड़की ने बयान दिया उसने बताया कि जब मुझे ये लोग मसूरी थाने से उठाकर ले जाते हैं, उसके बाद 8 बजे मसूरी थाने से उठाकर ले जाते हैं, उसके बाद दोबारा जो गाड़ी है वो करीब 2 बजे रात को वापस लौटती है और मसूरी थाने के पास से ही गुजरती है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला मेरी चीख नहीं सुनता। वो बच्ची बता रही है कि उस गाड़ी में मौजूद होने के बाद वो अपने हाथ पैर मारती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है, लगातार चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई उसकी चीख नहीं सुनता। उस लड़की ने जो बयान दिया उसके आधार पर जो उसने टाइमिंग बताई, उसने बताया है कि करीब करीब 8 बजे और रात के 2 बजे 2 बार जो गाड़ी थी वो मसूरी थाने के पास से गुजरी। इसके अलावा जब जो बच्ची है, जो कार था, उस कार थी उसमें ब्लैक फिल्म लगी हुई थी, बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था, लेकिन जो लड़की थी वो अंदर से बाहर की चीज़ें देख पा रही थी। तो उसने देखा कि 2 जो गाड़ियां हैं पुलिस की वो कुछ दूरी पर उसे खड़ी हुई मिली और जैसे उसने पुलिस की वो वैन देखी उसने फौरन चिल्लाना शुरू किया, उसने गाड़ी को पीटना शुरू किया। उसे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है बाहर जो पुलिस वाले मौजूद हैं, जो वैन खड़ी है, वो मेरी आवाज़ सुन ले, लेकिन पुलिस ने ज़रा भी, आप यूँ समझिए, ज़रा भी एक्टिव पुलिस नहीं थी, उन्होंने ज़रा भी डाउट नहीं हुआ। इसके बाद कुछ दूरी पर जब वो हाईवे पर चढ़ते हैं तो वो देखती है कि जो 2 बाइकें हैं जिसमें पुलिस बैठी हुई है, पेट्रोलिंग कर रही है। मतलब कि वो बच्ची बता रही कि गाड़ी के पीछे 2 पुलिस वालों की बाइक चल रही थी और मैंने सोचा कि मैं उन पर चिल्लाने की कोशिश करूँ, मैं मारपीट करने की कोशिश करूँ, शायद गुस्से में वो जो अंकल जो मुझे किडनैप कर ले जा रहे थे वो कुछ ऐसी हरकत कर दे, दरवाज़ा खोल दे जिससे मैं बच जाऊं। लेकिन फिर भी पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी। बच्ची ने अपने बयान में ये भी बताया कि 27 की तारीख की रात को जब हम लोग हाईवे भी क्रॉस कर लेते हैं, जब वो लोग मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तभी एक मेडिकल स्टोर आता है और मेडिकल स्टोर पर जो अंकल थे उन्होंने दरवाज़ा खोला था। एक जो शख्स था, जो आरोपी है, वो पीछे बैठा हुआ था और उसने मुझे पकड़ रखा था। दूसरा जो आरोपी था, जो गाड़ी चला रहा था, वो उतरकर बाहर जाता है और वो मेडिकल स्टोर पर कुछ दवाइयाँ लेता है, कुछ सामान खरीदता है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि गाड़ी रुकी हुई है, मैं भाग सकती हूँ, तो मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, भागने की भी कोशिश की, मैंने हाथ पैर मारे, चीखने की कोशिश की, लेकिन जो एक आदमी पीछे बैठा था, जो मुझे पकड़ रहा था, उसने मेरा मुंह दबा लिया, उसने मुझे पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया और मैं किसी भी तरीके से भाग नहीं पाई। और लड़की बताती है कि उस गाड़ी के अंदर उसके साथ टॉर्चर किया गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया और फिर बकायदा यही जो गाड़ी है ये सीधे तौर पर एक सुनसान इलाके में एक फार्म हाउस पे जाकर रुकती है। उस फार्म हाउस में एक गार्ड मौजूद था, वो गार्ड गाड़ी खोलता है, यानी कि माफ़ करिए, वो दरवाज़ा खोलता है और गाड़ी अंदर जाती है और फिर वहाँ पर उस फार्म हाउस में भी उस लड़की को लेकर जाया जाता है।
अब अभी तक ये साफ करना ज़रूरी है कि क्या जो उस गाड़ी से उस लड़की को उतार कर फार्म हाउस के किसी कमरे में ले जाया गया, या फिर उस गाड़ी में उस लड़की को बंद रखा गया। फार्म हाउस में उन लोगों को कोई काम था, वो किसी से मिलने गए थे तो वो मिलने चले गए, क्योंकि जो गार्ड है उसकी भूमिका की भी इस पूरे मैटर में जांच करनी कि क्या उसने उस लड़की को वहां पर देखा था, क्योंकि जो बच्ची है उसने साफ तौर पर बताया कि एक गार्ड वहां पर मौजूद था जिसने गाड़ी रोकी। अगर जब मैं चिल्ला रही थी, या अगर जो गार्ड है वो ज़रा सा भी उस गाड़ी के अंदर देख लेता तो शायद मैं बच जाती। अगर पुलिस वाले एक्टिव होते और जो बाइक हमारे पीछे चल रही थी वो अगर हम मेरी पुकार सुन लेते तो मैं बच जाती। या फिर उस लड़की ने ये भी बोला कि जो गाड़ियां खड़ी थी बीच में, मुझे पुलिस वैन दिखी थी, अगर वो मेरी पुकार सुन लेती या वो अगर ज़रा सा भी इस गाड़ी को रोक लेते, कुछ भी ऐसा चमत्कार हो जाता तो मैं आराम से पूरी तरह से बच जाती, मेरे साथ ये चीज़ें नहीं होती। अब आगे उस लड़की ने बयान में जो सारी चीज़ें बताई कि फार्म हाउस तक होने के बाद वहाँ से जब हम लोग निकले तो उसके बाद वो लोग लगातार मेरे साथ रेप कर रहे थे। सड़क पर गाड़ी दौड़ रही थी, कोई सुनने वाला था नहीं। और करीब करीब जब दिन निकलने वाला था, आप यूँ समझिए 4-5 बजे के आसपास, वो लोग मुझे NH9 बताया जा रहा है जो हाईवे, जो लड़की ने बताया उसके आसपास वो लोग एक झाड़ियों के पास मुझे फेंक कर चले गए। गाड़ी खोली गई और मुझे धक्का देकर नीचे फेंक दिया और उसके बाद वो लोग सीधे तौर पर निकल जाते हैं। इसमें अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो बच्ची है उसने साफ तौर पे पूरा जो बयान है वो पुलिस को दिया। पुलिस ने पूरी कहानी समझी, पुलिस को पता लगा किस तरह से उसकी किडनैपिंग हुई थी। लेकिन अब लड़की ने आगे बताया कि जब वो वहाँ पर पड़ी हुई थी उसकी हालत ख़राब थी, वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। मदद मांगने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक राहगीर वहां से गुजरता है और वो उस लड़की की हालत देखता है। वो फौरन पूछता है कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उस वक्त वो लड़की उसे कुछ नहीं बताती, वो बस ये बोलती कि मुझे मेरे घर जाना है। और जो राहगीर है वो साफ तौर पर उस लड़की से उसके घर का नंबर लेता है, फ़ोन करता है, उसे घर तक पहुंचाता है। और घर पहुंचने के बाद जो लड़की की माँ है वो उससे पहला सवाल ये करती है कि तुम कल रात को कहाँ थी, तुम्हें आने में देर क्यों हो गई। क्योंकि एक तरफ लड़की गायब थी, दूसरी तरफ जो माँ है वो अपने जो बच्ची है उसे ढूंढ भी रही थी, वो अपने पड़ोसियों में ढूंढ रही थी, दोस्तों से बात कर रही थी, पुलिस स्टेशन भी गई थी कि मेरी बेटी नहीं मिल रही, पर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब यहाँ पर जब वो घर पहुंचती, माँ खुश होती है, लेकिन साफ तौर पे पूछती है कि रात भर कहाँ थी, क्या हुआ, कि कुछ हुआ तुम्हारे साथ, कुछ हो गया है, कोई बहुत बड़ी वारदात हो गई। लेकिन जो बच्ची है बस वो रोती रहती है, कुछ नहीं बताती। लेकिन धीरे धीरे जब उसे माँ उसको बहुत ज़्यादा समझाती है, संभालती है, तब वो पूरी कहानी अपनी माँ के सामने रखती है। और इसके बाद जो माँ है वो पुलिस स्टेशन पहुँचती है। पुलिस स्टेशन जाकर भी जिस तरह से शुरुआत में दीपक ने बताया कि जब वो अपनी पूरी कहानी बताती है तो कोई भी मेडिकल नहीं कराता लड़की का, सब आनाकानी करते हैं, कोई भी ठीक से सुनता नहीं है, कोई भी चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जब धमकी दी जाती है कि हम कमिश्नर के पास जाएंगे, तब जाकर जो पुलिस महकमा है वो एक्टिव होता है। और 27 को पूरी वारदात हुई थी, 1 अगस्त को बाकायदा FIR लिखी जाती है और पड़ताल शुरू की जाती है कि जो आरोपी हैं, जिनका नाम अगर मैं आपको बताऊं मुजाहिद और सलीम, इनके खिलाफ पूरा जो FIR है वो दर्ज होती है और फिर इनको अरेस्ट करने की, इन्हें पकड़ने की पूरी कहा जो चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन है वो चलती है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से ये जो किडनैपिंग हुई, जो पूरी चीज़ें हुई, कई सारे सवाल भी पुलिस के खिलाफ उठ रहे हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। दरअसल सबसे पहले कार में जो शीशे लगे थे उस पर आप ये समझिए ब्लैक फिल्म चढ़ी थी और जनरली वो नहीं चढ़नी चाहिए, उसके लिए चालान भी कट जाता है। तो इस पर क्या पुलिस को शक नहीं हुआ? रात को जब किडनैपिंग उनके पुलिस स्टेशन के पास से हुई तो क्या किसी ने भी नहीं देखा? पुलिस की नज़र से वो गाड़ी कैसे बच सकती है 2 बार अगर वो थाने के पास से गुजरी है? इसके अलावा जो गश्त कर रहे थे, जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, क्या उन्होंने भी ये नोटिस नहीं किया कि एक गाड़ी जो है वो सड़क पर दौड़ रही है, 2 बार इस एरिया से गुजर चुकी है, इस पर काली जो ब्लैक फिल्म है शीशे पर वो भी चढ़ी हुई है, तो कुछ अंदर हो सकता है। और अगली चीज़ ये भी है कि पुलिस को जो फार्म हाउस है उसकी भी जांच करनी होगी, क्या किसी वजह से उस बच्ची को वहाँ ले जाया गया था, क्या कोई ऐसा नेक्सस चल रहा है, क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल है, क्या ऐसे लड़कियों को ले जाकर फार्म हाउस में कुछ उनसे गलत काम कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी पुलिस को जांच करनी चाहिए। अब यहाँ तक आपने पूरी चीज़ समझ ली। अब आपको जानना होगा कि जब पुलिस स्टेशन में FIR लिख दी जाती है, जब पता लग जाता है कि 2 आरोपी हैं, बच्ची पूरा बता देती है किस तरह से उसे किडनैप किया, कौन 2 लोग थे, कुछ हुलिया भी बता देती है, तो उसके बाद आखिरकार पुलिस उन दोनों आरोपी तक कैसे पहुंचती है और कैसे वो पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और क्या है उसके आगे की पूरी कहानी। अब जब FIR लिखाने की बारी आती है तो पुलिस वाले शुरुआती तौर पर आनाकानी करना शुरू कर देते हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि हर थाना चाहता है कि उनके इलाके में क्राइम एक तरीके से जीरो दिखे, कम दिखे। और इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि थाने पर आप जब जाते हैं तो आपसे कंप्लेन दर्ज करवाया जाता है। FIR से हर कोई आनाकानी शुरुआती तौर पर करता भी है, और यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन जब धमकी दी गई कि हम कमिश्नरेट के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाकर आपकी कंप्लेन करेंगे कि आप हमारी कंप्लेन दर्ज नहीं कर रहे हैं, FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, तब थाना एक तरीके से एक्टिव होता है, एक तरीके से ACP साहब आते हैं पूरे पिक्चर में, और जब तहकीकात
शुरू होती है। तहकीकात जब शुरू होती है तो पता लगता है कि जो दो शख्स हैं, मुजाहिद 45 साल का और सलीम अख्तर 48 साल का, मतलब एक 45 ईयर्स का, एक 48 ईयर्स का, ये वारदात को अंजाम देने के बाद 7 घंटे एक बच्ची को नोचने, खसोटने और उसके साथ गंदी हरकत करने के बाद सुबह की पहली किरण के साथ लड़की को NH9 नेशनल हाईवे 9 की सड़क के किनारे फेंकने के बाद ये थक जाते हैं। थकने के बाद ये घर जाकर नहा धोकर सो जाते हैं अपने बिस्तर पर, फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं, मानो कि अगर कल को ये जो लड़की किसी को जाकर बताए, कोई उन्हें ट्रेस करना चाहे तो कोई ट्रेस ना कर पाए कि मुजाहिद 45 साल का और सलीम अख्तर 48 साल का, कि उन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन 4 दिन बाद ही सही, एसीपी साहब के मुताबिक उनकी टीम एक्टिव होती है, टीम को लगाया जाता है। लड़की ने जो जो वाकया बताया था, जो जो चीजें बताई थे, और याद रखिएगा ये बच्ची का मामला है, 16 साल की बच्ची, इसे पॉक्सो जैसी धाराएं भी लगेंगी। अब यहां पर जब ये शुरुआती जांच होती है तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है कि किस किस इलाकों से ये गाड़ी गुजरी थी। तो पता लगता है कि 4 थानों के सामने से ये गाड़ी गुजरी है और किसी भी यूपी पुलिस वालों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं। सन शेड लगा हुआ था, मतलब सूरज से बचने के लिए जो काले रंग की जो शेड लगे होते हैं वो भी लगी थी गाड़ी में, लेकिन बावजूद इसके किसी ने जरूरत नहीं समझी इस गाड़ी को रोक कर पूछने की कि जनाब इस गाड़ी में ये सनशेड रात के वक्त में क्या कर रहा है। और इनके अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं कि थाने के बगल से एक लड़की को किडनैप कर लेते हैं। लड़की चीखती चिल्लाती है, उसके मुंह को दबाकर उस गाड़ी के अंदर खींच लेते हैं और उस थाने की बात से आसपास घुमाते फिराते रहते हैं। और इनको पता है कि इनकी गाड़ी किस कदर साउंड प्रूफ है कि जब गश्त लगा रहे जो यूपी पुलिस के जो जवान थे, अपनी बाइकों पर मौजूद थे, उनके सामने से गुजर जाते हैं और इन्हें पता है कि लड़की की जो आवाज है इस गाड़ी से बाहर नहीं जाएगी, कोई भी पुलिस वाला इन्हें रोकेगा टोकेगा नहीं। और इसलिए हिम्मत देखिए, खौफ नहीं है गाजियाबाद की पुलिस का इन बदमाशों के अंदर, इन हुड़दंगियों के अंदर, और इसलिए किसी बेखौफ अंदाज में, किसी बेलगाम घोड़े की तरह ये पूरे सड़क पर एक के बाद एक गाड़ी घुमाए जा रहे थे और कोई पूछने वाला नहीं था। जब पुलिस ने इन दोनों की कुंडली खंगाली तो पता लगा कि ये जो गाजियाबाद जो शहर है उसमें जो इस शहर के निर्माण के लिए जो ईंटा लगता है, उस ईंटा भट्टा के कारोबारी मतलब बिजनेसमैन हैं। और इन बिजनेसमैन को लगा कि हमारा तो कैश में डीलिंग होती है, कोई भी पुलिस वाला पूछेगा हम उसे कैश देकर उनका मुंह बंद कर देंगे। और इसी घमंड में चूर होकर ये दोनों निकल पड़ते हैं रात के अंधेरे में शिकार करने, अपनी काली गाड़ी के काले शीशे लगाकर। और इसके बाद जब जांच पड़ताल शुरू होती है तो इन कारोबारी के जो बिजनेस के लेकर भी कई सारे सवाल अब निकलकर सामने आने लगेंगे। क्या इनका जो हर एक बिजनेस है वो क्या लीगल है भी या नहीं है। लेकिन उससे पहले ये जो लड़की के साथ, बच्ची के साथ ये जो रेप कर कर उसे फेंक कर निकलने का जो इनके अंदर जो फितूर था, क्या इससे पहले भी क्या इन्होंने किसी बच्ची के साथ या किसी लड़की के साथ इस तरीके की हिमाकत की है। क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये इस गाड़ी को लेकर घूम रहे थे, मानो इनके अंदर डर या खौफ नहीं है खाकी वर्दी का, और खास तौर पर गाजियाबाद के उन तमाम पुलिस थानों का खौफ कतई नहीं था। और इसलिए किसी बेखौफ अंदाज में ये पूरे सड़क पर घूमते रहते हैं और इसलिए आराम से रेप करने के बाद, गैंग रेप करने के बाद आते हैं, नहाते हैं, फोन स्विच ऑफ करते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं, मानो इनके लिए रोजमर्रा का काम हो। और ये आए दिन ऐसे काम करते रहते हैं। अब सबसे बड़ा जो सवाल इस पूरे सिनेरियो में है उस फार्म हाउस में है। उस फार्म हाउस के अंदर ऐसा क्या था कि उस गाड़ी को वहां पर जाकर रुकना पड़ा। क्या उस फार्म हाउस के गार्ड को भी पता था कि उस गाड़ी के अंदर एक बच्ची, मासूम बच्ची है? क्या उस गार्ड ने रोकने की कोशिश की? अब एक तरीके से केस सामने आ चुका है, गार्ड मना करेगा, लेकिन क्या उस गार्ड एक बहुत बड़ा राजदार है? उस फार्म हाउस के अंदर ऐसा क्या हो रहा था कि रात के अंधेरे में गाड़ी को आकर रुकना पड़ता है? और उस वक्त ऐसी कौन सी बिजनेस डील चल रही थी कि कुछ ही घंटों के अंदर बिजनेस डील पूरी होकर उस गाड़ी में ये दोबारा निकल पड़ते हैं? तो उस फार्म हाउस की कुंडली भी अब गाजियाबाद को पुलिस को डिकोड करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए हमने गाजियाबाद की पुलिस की रवैये और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाना सोचा कि अगर जो गाजियाबाद की जो पुलिस है, पहली सजग,
सावधान और सतर्क रहती, जो सिटीजन है उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहती, तो ये केस बहुत पहले ही सुलझ सकता था। और क्या पता अगर जो किसी एक बाइक पे जो गश्त लगाने वाले गाजियाबाद की पुलिस के सिपाही ने सिर्फ पूछ लिया होता इस गाड़ी के अंदर क्या है, शीशा नीचे करो, तो उस बच्ची की एक तरीके से आबरू लूटने से बच सकती थी। लेकिन ड्यूटी है, ड्यूटी पूरी करनी है। रात के अंधेरे में आंख फाड़कर सोना नहीं है, जगकर सिर्फ गाड़ी आगे इधर उधर घुमानी है। चुपचाप अपना ड्यूटी पूरा करो और घर चलते बनो। किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और इसलिए इतनी बड़ी वारदात को बड़े आराम से अंजाम दे दिया गया। निर्भया कांड जैसा ये कांड है जो पूरे शहर में एक गाड़ी घूमते रहती है और 7 घंटे तक एक बच्ची का रेप होते रहता है, कोई उसकी पूछ तक लेने वाला नहीं है, कोई से ना रोक कर समझने वाला नहीं है और उस बच्ची को उठाकर सड़क पर फेंक दिया जाता है। फिलहाल हमें लगा कि इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी है कि गाजियाबाद के अंदर दिल्ली से सटे दिल्ली एनसीआर की जो खबर है वो आप तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि इन सारे इलाकों में दिल्ली एनसीआर की जो तमाम इलाके हैं इन्हें अति संवेदनशील माना जाता है। यहां पर सुरक्षा चार चौबंद रहती है, लेकिन चार चौबंद की पीछे की कहानी, जो पर्दे के पीछे की जो कहानी है, हमने आपको बता दी, क्योंकि जो सिपाही, जो अफसर, जो थाने वाले हैं वो अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ ड्यूटी समझते हैं कि 8 घंटे की शिफ्ट है, शिफ्ट पूरा करो और अपने घर जाते बनो। उसके बाद कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कौन क्या हो रहा है सड़क पर, किसी को किसी से मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे अगर चलता रहा तो ये हमारा काम है कि उन जैसे पुलिस वालों की कार्यशैली पर सवाल उठाना, और हम अक्सर उठाते रहेंगे, चाहे सवाल आपको चुभे या अपनी जो कार्यशैली है आप उसे बदलाव करें। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग टाइम, मंडे टू फ्राइडे।